फैमिली बेस्ड जो सिस्टम है उनका, क्या आप सोचते हैं कि देयर विल बी अ टाइम कि रिबेलियन हो जाएगा, ये फैमिली बेस्ड नहीं होगा, जैसे शिवसेना के साथ जो हुआ कि फैमिली नहीं देखना आपने, मतलब कि शिंदे हैज कम अप कि हाँ आप ये नहीं समझ सकते कि आप बाल ठाकरे से उद्धव, उद्धव से आदित्य, ऐसे नहीं होगा, लेकिन इट हैपेंड, सिंपैथी फैक्टर काम कर गई कि आप उत्तराधिकारी जो हैं वो दादा से बेटा, बेटा से उसका बेटा, ऐसे चल रहा है जी। हमारा समाज जो है वो अभी लोकतंत्र के मूल्यों को डाइजेस्ट कर नहीं पाया है। हमारा सिस्टम डेमोक्रेसी है, थॉट प्रोसेस मोनार्की वाला है। वाह। तो हमें बहुत जेन्युइन लगता है कि बाप की सत्ता बेटे को मिलनी चाहिए, बेटा नहीं है तो बेटी को मिलनी चाहिए, नहीं तो बेटे को मिलनी चाहिए। अगर इंदिरा गांधी का भाई होता तो क्या होता इस देश में? इंदिरा गांधी का भाई नहीं था इसलिए वो पीएम थी, कोई भाई होता तो देश को भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो कल्चरल नॉर्म्स अलग होते हैं। हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि सत्ता बेटे को, और ये जिसको हम बोलते हैं नेपो किड बोल दिया या राहुल गांधी वंशवाद, ये सब बेकार की बातें इसलिए हैं, हम हर जगह वंशवादी हैं। फिल्मों में एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स, उनके बच्चे वही बनते हैं, वकीलों के बच्चे वकील बनते हैं, जजेस के बच्चे जज बनते हैं। IAS IPS में एग्जाम होता है, उसके बाद भी कोशिश होती है कि बच्चे IAS IPS बन जाए। हर फील्ड में पॉलिटिशियंस के बच्चे पॉलिटिशियंस बनते हैं। जब हर फील्ड में पेरेंट्स से बच्चे सीखते हैं, प्रोफेसर्स के बच्चे प्रोफेसर्स बनते हैं, और ये बहुत मेजर है। और आप एक ही फील्ड के पीछे पड़ जाए पॉलिटिक्स में ही। ये चौधरी देवीलाल से पूछा गया था कि आप चौटाला मतलब अपने बेटे को क्यों है कि, तो पत्रकार को बोला कि मैं अपने बेटे को नहीं करूंगा तो थारे बेटे को करूंगा। वो भी है। इसमें एक पक्ष ये भी है कि मतलब जिसको महात्मा गांधी की भाषा में कहूँ तो जो बच्चा अपने परिवार के परिवेश में सीखता है उसकी भी तो वैल्यू है। मैं सोचता हूँ कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स पॉलिटिक्स में हैं तो उसने बचपन से पॉलिटिकल माहौल को जो सीखा होगा वो कोई दूसरा बच्चा बहुत आराम से कैसे सीखेगा। इसलिए थोड़ी सी एडवांटेज उस बच्चे को मिलती है, हर इंडस्ट्री में मिलती है। जो IAS का बच्चा IAS बनता है उसको पहले से बहुत चीजें पता होती हैं जो बाकी बच्चों को नहीं पता होती हैं, वहां जाके सीखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होते रहना चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ कि किसी बच्चे को सिर्फ इसलिए खारिज कर देना कि उसके पिता ने कुछ किया है या माँ ने कुछ किया है, ये भी ठीक बात नहीं है। अगर वो बच्चे पॉलिटिक्स में जाएं क्यों, जब पता है कि इतने फायरवॉल्स हैं कि मैं उस मकाम पे पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वो फायरवॉल है। मतलब जो पार्टी का नेता, फाइनल नेता तो वही बनेगा जो। देखिए भारत की पॉलिटिक्स में आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिए, जो टॉप 2 लोग होंगे या तो वो एक परिवार के होंगे या बहुत गहरे दोस्त होंगे, तीसरा ऑप्शन नहीं है। कारण ये है कि जब हम पावर में होते हैं, टॉप पे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुझे पता है कि पार्टी का हेड अगर मेरा बहुत क्लोज नहीं है तो मैं हमेशा खतरे में रहूंगा। तो क्या होगा कि एक ही घर के 2 लोग, हस्बैंड मुख्यमंत्री है, वाइफ पार्टी के अध्यक्ष, क्योंकि उसको पता है कि कुछ भी हो जाए ये धोखा नहीं देगी मुझे, उसको भी भरोसा है कि ये धोखा नहीं देगा। या बाप CM है, बेटा पार्टी अध्यक्ष है, वो चल जाएगा। कहीं कहीं परिवार का सिस्टम नहीं चल पाता है, जैसे मोदी जी हैं, वो परिवार उस तरह से उनके पास नहीं है। असुरक्षा उनको भी है। अगर पार्टी का अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति बन गया जो उनके खिलाफ है, तो सारी एनर्जी वहीं खर्च हो जाएगी। तो उन्हें पार्टी का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति चाहिए जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। और RSS वो भी एक एंगल है, एक एंगल वो भी हो सकता है। तो वो अमित शाह हो सकते हैं, नड्डा जी हो सकते हैं, जिन पे बहुत भरोसा होगा। अरविंद केजरीवाल फैमिली बेस्ड पार्टी वाले आदमी नहीं है। हाँ, तो उनको मनीष सिसोदिया चाहिए जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर ले। ये जो वो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स हैं पॉलिटिक्स में या कंपनीज के, जो उसमें सबसे टॉप पोजीशन पे है उसको नंबर 2 पे हमेशा वो व्यक्ति चाहिए जो जिस पर आंख बंद करके भरोसा हो सकता है। तो मैं मजाक में कहता हूँ कि इस देश में 2 ही बात हैं, या परिवारवाद या यारवाद। उसके बिना काम नहीं चलेगा, चल भी नहीं सकता ना। मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मेरी पार्टी का अध्यक्ष मेरे खिलाफ कोई है, मैं कैसे काम करूंगा?
तो बस इतना ही अंतर है कि कहीं वंश के नाम पे चलेगा, कहीं दोस्ती के नाम पे चलेगा, पर चलेगा वही व्यक्ति जिस पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में कहते हैं ये लॉयल्टीज एंड ओवर एम्फसाइज वर्ड, आजकल तो लॉयल्टी कोई चीज होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? कि 2 साल में नौकरी बदल दी, कहीं और चले गए। वो नौकरी वालों की बात हो रही है। हाँ। जो टॉप पोजीशंस पे लोग हैं उनकी हाँ। लॉयल्टी हमेशा दिखेगी, और इसलिए आप देखेंगे कॉर्पोरेट्स में जब कोई टॉप लेवल पे छोड़ता है 7 लोग 10 लोग साथ में छोड़ते हैं, हाँ। पूरी टीम छोड़ती है, क्योंकि वो लॉयल है बहुत ज्यादा, एक दूसरे को भरोसा है। मीडिया में तो खूब मैंने सुना ऐसा होता है कि एक बड़ा एंकर किसी चैनल पे गया, साथ में 10 की टीम और होती है। हाँ। तो वो जो लॉयल्टी है वो लॉयल्टी कंपनी को लेके शायद नहीं है, कॉर्पोरेट में अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है कि हाँ। मालिक को उन्हें पता ही नहीं है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। हाँ। कोई मालिक ही नहीं है। हाँ। बोर्ड में बैठते हैं सिर्फ। बोर्ड में बैठते हैं। हाँ। लेकिन वो जितने भी उसमें गुट हैं, हर गुट का जो नेता है उसके लॉयल कुछ लोग हैं, हम्म। उनमें से एक को आप टच करेंगे सब इकट्ठे हो जाएंगे हम्म। और वो एक साथ कहीं जाएंगे। ये तो कॉर्पोरेट में भी है। हाँ, तो लॉयल्टी इज नॉट ओवररेटेड। नो